हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भाई सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अगला अपनी सीरीज़ के अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं टॉपिक भाई अर्थक्वेक के बारे में। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल एक दो ही आएगा, ज़्यादा सवाल की एक्सपेक्टेशन मैं ना यहाँ से रखता ना कभी रखूँगा। बेसिक्स और टॉपिक है, लेकिन देखो छोटी सी बात है, अगर आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को करोगे तो समझ में भी आएगा, तुम्हें मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर सीक्वेंस तोड़ोगे, बीच में से आप कोई भी सब्जेक्ट उठाने की कोशिश करोगे, तो मेरे हिसाब से ना तो आप सब्जेक्ट को उठा पाओगे और ना आप उसे पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं भाई अर्थक्वेक के बारे में। जैसा भी आप खोलोगे, यू कैन शेयर योर व्यूज़। उसके हिसाब से हम लोग अपना हिसाब किताब, मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेके चलते रहेंगे। तो भाई कोई आपसे पूछे क्या होता है अर्थक्वेक, भाई ये होता है अर्थक्वेक। अच्छा, अब आगे क्या। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है भाई, अर्थक्वेक जो हो रहा होता है उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था, मतलब पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना अर्थ का, वो हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें एक छोटी सी बात का पता लगाना पड़ता है कि अर्थ के ऊपर जो भी कुछ घटित हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ रहे हैं, वोल्केनो फट रहे हैं, जो भी कुछ हमारे यहाँ पर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो उनमें से एक पार्ट हमारे सामने आ जाएगा कि भाई अर्थक्वेक जो होता है वो होता क्यों है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे अर्थक्वेक होने के रीजन क्या होते हैं। सबसे पहला आपको होता है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। आपके धरती के नीचे प्लेट्स होती है और वो प्लेट मूव करती है। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है अपने छठी क्लास में। वो जो प्लेट आपकी मूव कर रही होती है, उनके प्लेट के मूवमेंट के दौरान जब दो प्लेट टकराते हैं तो होता है अर्थक्वेक। सबसे पहला रीजन है क्लियर। दूसरा आपका रीजन है भाई वोल्केनो का। अब जैसे ही आपका वोल्केनो फटेगा तो वो इस इंटेंसिटी से फट रहा होगा कि इस तरीके की वाइब्रेशन और वेव्स वहां पर क्रिएट होगी कि वो वोल्केनो आपका अर्थक्वेक कोज कर ही देगा। तीसरा आपका मेरे भाई माइनिंग। माइनिंग का हिसाब किताब ये है कि जब आप हैवी मशीनरी यूज कर रहे हो किसी इलाके के अंदर, तो उस हैवी मशीनरी से क्या हो रहा है, उस एरिया के अंदर वेव जनरेट हो रही है। एंड अर्थक्वेक कुछ भी नहीं होता, ये एक वेव होती है। वी विल स्टडी अबाउट इट। तो जब आप किसी भी एरिया में हैवी मशीनरी से वहां पर कंस्ट्रक्शन करोगे, माइनिंग करोगे, तो वहां पर अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगला आपका है ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्शन। सिंपल है, जब भी आप हैवी मशीनरी यूज करोगे तो वहां पर जो है वो चीजें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जियो थर्मल एक्सटेंशन, जब आप धरती से हीट निकालोगे, धरती की एनर्जी को यानी कि अर्थ की एनर्जी को निकाल रहे होगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे, तो एक्सट्रैक्ट करते टाइम आपको यू विल गेट लॉट ऑफ वेव्स, वाइब्रेशन। दैट वाइब्रेशन लीड्स टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ऐसा आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं प्लेट की। तो आपके धरती के नीचे प्लेट होते हैं, सब आपने पढ़ रखा है छठी क्लास के अंदर। लेकिन प्लेट आपकी किस किस तरीके की होता है ये नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ते हैं। तो आपकी जो प्लेट होती है धरती के नीचे, वो होती है तीन टाइप की। एक होती है ट्रांसफॉर्म, होती एक सुनो, एक होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी कि पास आ रही है, कन्वर्ज कर रही है। एक होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब दूर जा रही है, एक दूसरे दूर जा रही है। एक होती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब ना तो पास आ रही है ना दूर जा रही है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये तीन तरह की आपकी बाउंड्री होती है। क्लियर होगी भाई, ठीक है। अगला आपका पार्ट है भाई, अब बात करते हैं अर्थक्वेक असल में होता क्या है। अब सुनो, अर्थक्वेक आपको लगता होगा कि भाई धरती हिल रही है वो होता है अर्थक्वेक। नहीं, ये खाली शेकिंग ऑफ द अर्थ नहीं होता। अर्थक्वेक का मतलब होता है जब धरती हिल रही होती है, शेकिंग ऑफ द अर्थ के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, प्लस वेव भी जनरेट होती है। तो दो बात क्रिटिकल है कि जब भी आपकी धरती तो हिलेगी, लेकिन एनर्जी जनरेट होगी और वेव जनरेट होगी सारी डायरेक्शन के अंदर। तो जब भी आपकी वेव प्लस एनर्जी प्लस शेकिंग ऑफ द अर्थ होगा, दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। ठीक है, लेकिन इस अर्थक्वेक को जनरेट कहां से होता है, कैसे होता है। देखो, अगर आपका ये अर्थ सरफेस आप सभी के सामने है, हमेशा अर्थक्वेक आपके अर्थ के नीचे से जनरेट होगा। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है जहां से आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा होता है। तो जैसे यहां से जनरेट होगा ना अर्थक्वेक, वैसे ही अर्थक्वेक अपने आप को ना बाहर जाने की कोशिश करेगा। यहां से वेव जनरेट होगी और वो वेव बाहर जाने की कोशिश करेगी। जब वेव बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी, तो जब तक ये अर्थ सरफेस के अंदर है, ये अगर मानने की बात है भाई, आपका सरफेस ये रहा सरफेस, हाँ ये सरफेस है। तो जब तक ये वेव आपकी सरफेस के अंदर है, तब तक तो ये कह रहा है कि आपकी भाई सरफेस वेव। और जैसे ये वेव आपकी ऊपर आ जाएगी, वैसे ये कह रही जाएगी भाई आपकी बॉडी वेव। तो सरफेस वेव, अरे सॉरी यार, क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी। अगर ये अंदर ट्रेवल करे तो बोलते हैं भाई से बॉडी वेव। और जैसे ये मतलब बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है ना अर्थ की, और जैसे ये घूमते घूमते फिरते गिरते पड़ते बाहर आ गई, तो हम लोग इसे बोलेंगे भाई सरफेस वेव, क्योंकि ये आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही आपकी अर्थ का जो है, जब भी आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा होता है, तो जिस पॉइंट से वो जनरेट होता है, अगर मानने की बात है भाई, फॉर एग्जांपल
ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये अगर आपकी सरफेस है, अगर जनरेट आपका अर्थक्वेक हुआ यहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो इस पॉइंट का हम लोग बोलेंगे भाई फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है, क्लियर है? अभी सुनना, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बोल लो, क्योंकि परपेंडिकुलर सबसे पास होता है, यानी सबसे पास वाला पॉइंट सरफेस के ऊपर। मैंने क्या बोला? सबसे पास वाला पॉइंट सरफेस के ऊपर जो होगा उसे बोलेंगे भाई आपका, क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। भाई मानने की बात है, ये आपका पॉइंट है। सबसे पास का कौन सा पॉइंट होता है? किसी भी पॉइंट के सबसे पास वाला पॉइंट उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला पॉइंट आपको हो जाएगा एपिसेंटर। फोकस हाइपोसेंटर, और फोकस या फिर हाइपोसेंटर या फिर अगला आपका एपिसेंटर। ठीक है, अब जैसे ही आपकी वेव सरफेस के ऊपर आई, दूसरी बात यह है कि आपकी ना वेव जब जनरेट होती है तो सरफेस के ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है। कुछ वेव सरफेस के ऊपर आती है ना, कुछ वेव जल्दी आती है, कुछ वेव लेट आती है। तो जो जल्दी आती है उसकी स्पीड ज्यादा है, जो लेट आएगी उसकी स्पीड कम होगी। अभी आप सुनते रहो भाई, जो कुछ चल रहा है ना अभी सुनते रहो, बस अलग से जबान मत निकाल लो, तुम्हें सारी चीज नोट के अंदर मिलेगी। अब तुम बस बैठ के बात को सुनो। अगर आपकी वेव अर्थ से बाहर जा रही है तो जैसे जैसे बाहर जाएगी तो कुछ वेव ऐसी होगी जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जल्दी आ जाएगी। जो सरफेस के ऊपर जल्दी आएगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो लेट आएगी उसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड भी वैरी करती है जैसे जैसे आपकी वेव जनरेट होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ते क्या हिसाब किताब है। पढ़ने का तो कुछ ऐसा है भाई, अर्थक्वेक क्या होता है, वेव स्टडी। हमने पढ़ा कि फोकस हाइपोसेंटर क्या होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है धरती के अंदर जो जहां से अर्थक्वेक आपका जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। अगला आपका एपिसेंटर, ये ऐसा पॉइंट होता है आपका डायरेक्टली अबव द फोकस, यानी कि सबसे पास वाला पॉइंट होता है सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, जो डायरेक्टली अबव द फोकस होता है। अरे अबव द फोकस के ऊपर तो होगा यार सबसे पास वाला पॉइंट। यहाँ पर जो ये एपिसेंटर जो, अगर कोई एपिसेंटर कोई आपसे रेलिवेंस पूछे ना भाई, एपिसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका अर्थक्वेक सबसे ज्यादा फील होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक होता है ना वो एपिसेंटर के ऊपर फील होता है, और फोकस में आपका जनरेट होता है। ठीक है, पानी पी लूँ भाई मैं एक बार। ओके, फोकस हाइपोसेंटर एपिसेंटर। अब भाई आपका, अब मैं बात करता हूँ भाई, जब अर्थक्वेक आपका हो रहा होगा तो उसे मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या काम करते हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहला आपका इंस्ट्रूमेंट आता है मेरे भाई रिक्टर स्केल। क्या भाई यार, ये सिर में दर्द करेगा। हाँ, सबसे पहला आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है भाई रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल क्या होती है? ये ऐसी स्केल होती है जो आपकी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि नंबर्स, नंबर तो होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, यानी कि अर्थक्वेक किस हिसाब का है। मतलब ये क्या होता है ना, ये आपकी स्केल होती है 1 से 7 तक की। ये होती है आपकी 1 से 7 तक की स्केल, 0 से 7 तक का नहीं होती, 14 तक होती है मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहां पर एक बीच की लाइन होगी, ये आपकी बताएगी रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड कितना है। भाई अगर इस लाइन से राइट की साइड में आपका मैग्नीट्यूड आ गया, कोई भी ऐसा नंबर आ गया जो कि राइट की साइड में आ गया, तो मतलब अर्थक्वेक बहुत सेवर है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी कर सकता है। लेकिन आपका अर्थक्वेक अगर इस लाइन से लेफ्ट में है, इस लाइन से कम है, उतना मैग्नीट्यूड है, तो मतलब वो डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम करेगा। दैट इज द रेलिवेंस ऑफ रिक्टर स्केल, वी विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, देखेंगे अब एक बार उसे। अगला आपको होता है भाई मॉडिफाइड मिराकी स्केल। मॉडिफाइड मिराकी स्केल क्या होता है? ये आपकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करती है, और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कोई नंबर नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज बोल दिया कि मैंने बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करी। अब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का मतलब क्या है भाई? इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने नंबर्स में से काउंट किया। इंटेंसिटी का मतलब होता है हल्का भारी फील होने की बात होती है। अगले आपके है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसी एक सिस्मोग्राफ स्टेशन होता है बेसिकली। सिस्मोग्राफ एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है आपकी अर्थक्वेक किस तरीके का आया है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, और यहाँ इसे मेजर कहाँ करते हैं? सिस्मोग्राफ स्टेशन के अंदर। तो सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को मेजर करता है, और मेजर करने की जगह कहाँ पर आपकी? सिस्मोग्राफ स्टेशन। क्लियर है भाई? अच्छा, ये हमने बताया कि भाई आपका फोकस है जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ, उसके बाद उसके जस्ट ऊपर आपका एपिसेंटर है, यार जस्ट ऊपर एपिसेंटर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से वेव जनरेट होनी आपकी शुरू हो जाएगी, वेव जनरेट होगी और आपकी सरफेस पे आती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड मेजर करता है आपका रिक्टर स्केल। तो अगर ये आपकी स्केल है पूरी की पूरी रिक्टर स्केल, 1 से लेकर 10 तक का आपके पास स्केल है, तो अगर ये 6 आपकी बेस लाइन होगी, अगर इस 6 बेस लाइन से, अगर इस बेस लाइन से इधर यानी कि राइट की तरफ अर्थक्वेक है तो हाईली सेवर है और बहुत मेजर डैमेज कर सकता है।
लेकिन अगर वो अर्थक्वेक अगर 6 डिग्री से यानी कि 6 से कम कम का मैग्नीट्यूड कंटेन करता है तो वो अर्थक्वेक अर्थक्वेक तो होगा, लेकिन वो लाइट होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं करेगा। दैट इज अबाउट द रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड क्रिया। ठीक है, ये आपका सिस्मोग्राफ है भाई, ये ऐसा ग्राफ है वो दिखाता है भाई, ये आपका हिसाब किताब है अर्थक्वेक का। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको बात टच करा रहा हूँ ताकि वो सारी की सारी बातें हम आगे जाके पढ़े। तो उसमें बात टच करने है कि आपकी जब अर्थक्वेक आता है, वेव जनरेट हो रही है, तो भाई ये वेव है, ये वेव आपको दिख रही है, सारी की सारी वेव है, ऐसे आपकी वेव जा रही है जा रही है। इस वेव में आपकी पी वेव भी होती है और एस वेव होती है। अभी देख लो, नजरों में को निकाल लो, आगे जाके पी वेव एस वेव क्या होती है, इनका क्या हिसाब किताब होता है, सारी की सारी बातों का हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बस दिमाग में डाल लो कि पी वेव क्या होती है, एस वेव क्या होती है। पी वेव है, उसके बाद एस वेव है। अच्छा, पी वेव एस वेव आपकी बॉडी वेव होती है। अभी सुनो, उसके बाद आपकी जो वेव है ना पी और एस, अगर ये बॉडी वेव सरफेस पे आ गई तो हमने इसे बॉडी वेव को क्या बोलते हैं, सरफेस वेव। और सरफेस वेव देखो भाई कितनी खतरनाक होती है। ठीक है, तो बॉडी वेव थोड़ी सी लाइट होती है, लेकिन सरफेस वेव तो बहुत खतरनाक होती है भाई, देखो कितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी जा रही है। ठीक है, तो ये आपका हिसाब किताब। अब बात करते हैं वेव की भाई, अब मैं वेव की बात कर रहा था, अब आप आराम से पढ़ो। पहले आपने हल्का हल्का सा टच कर लिया है ना, अब डिटेल टच करते हैं। डिटेल ये बोलती है भाई, आपकी जो वेव होती है वो, आपकी जो वेव होती है वो दो तरह की आपकी होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। लेकिन अगर मैं वेव की स्पेसिफिकली बात करूं तो जो वेव आपकी अर्थक्वेक निकालती है उस वेव को हम लोग नाम देते हैं सिस्मिक वेव का। यानी अर्थक्वेक के थ्रू जो वेव निकली उस वेव को हमने नाम दिया सिस्मिक वेव का। और इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्मोग्राफ स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो वेव आपकी दो तरह की होती है भाई, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव वो वेव होती है जो आपकी अर्थ सरफेस की बॉडी के अंदर यानी कि अंदर ट्रेवल कर रही होती है, उसे बोलते हैं बॉडी वेव। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर ट्रेवल कर रही होती है। ये आपकी दो पार्ट में होती है, एक होती है पी वेव, होती है एस वेव। पी से बना प्राइमरी, एस से बना सेकेंडरी, खत्म। ये कुछ याद करने की चीज थोड़ी है। सरफेस वेव आपकी है भाई, सरफेस वेव जब भी आपकी बॉडी वेव सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी, सरफेस पे टकराएगी और सरफेस पर आ जाएगी, तब हम लोग उसे सरफेस वेव का नाम देते हैं। सबसे लास्ट में जो है सिस्मोग्राम में ये रिकॉर्ड होती है, मैं आपको दिखाया भी था, लेकिन भाई खतरनाक बहुत होती है। देखो कितने लास्ट में हो रही है रिकॉर्ड, खतरनाक बहुत है पर भाई। ठीक है, तो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है, लेकिन हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है भाई। ठीक है, अब जैसे आपकी बॉडी वेव के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी है, वैसे आपके सरफेस वेव के अंदर भी लव वेव है ना, और ये रेलिक वेव है। तो एल वेव और आर वेव आपकी दो वेव होती है सरफेस के अंदर। इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बात करूं लव वेव की, तो लव वेव बहुत खतरनाक होती है। लव तो होता ही बहुत खतरनाक है, तो लव वेव बहुत खतरनाक होती है और लव वेव बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। हमारी में कर रखा है, तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे हिसाब से कर रखा होगा। प्यार तो भाई डिस्ट्रक्शन क्रिएट ही करता है भाई। अगर डिस्ट्रक्शन के साथ साथ बनाता भी है आपको, अगर आप प्यार करो तो इट डिपेंड अपॉन यू कि भाई आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो फिर आप बिल्डिंग बनने की तरफ जा रहे हो। तो प्यार तो करना चाहिए भाई, कोई बात नहीं है इसमें। तो ठीक है, पी वेव और एस वेव की बात करते हैं। क्या है पी वेव एस वेव? पी वेव प्राइमरी, एस वेव सेकेंडरी, सबको पता है भाई, पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं इसमें। पी वेव और एस वेव की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले अगर दायरा कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं डोमेन की स्पीड की, तो स्पीड के मामले में पी वेव की स्पीड ज्यादा होती है कंपेयर टू एस वेव। तो ये जो है ना सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर स्पीड ज्यादा तो क्या होगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो ये सबसे पहले अर्थ के ऊपर आ जाएगी। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो ये सबसे पहले अर्थ के ऊपर आ जाएगी, इसलिए प्राइमरी वेव है, ऐसे भी याद कर लो। दूसरा, ये आपके पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। मतलब अगर आपकी, सुनो भाई गहरी बात है यार, अगर आपका ये वो है वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, अगर वेव आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है भाई, तो पी वेव भी आपकी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। आप नहीं समझे, थोड़ा समझाता हूं आपको मैं। इस स्टेटमेंट को बताने से पहले ना मैं आपको चीज बताऊंगा। देखो ये आपकी पी वेव है, ये आपकी पी वेव है, आपकी एस वेव है। पी वेव और एस वेव में बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा भाई कि पी वेव जो आपकी है ना, ये एक ही ना, ये ऊपर नीचे ट्रेवल नहीं हो रही, ये सीधा एक ही डायरेक्शन में है। देखो पूरा एक मीडियम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे ट्रेवल नहीं हो रही। और ये ऊपर नीचे ट्रेवल होने का मतलब जो होता है ना, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये आपको दिखाई दे रही है पैरेलल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल का मोशन यहां पर है, अगर पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो वेव का मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे बोलते हैं वेव का डायरेक्शन 180 डिग्री पर है। वेव का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अगर वेव
इस डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है मेरे छोटे भाई कि ये आपका जो है ना, ये आपकी 90 डिग्री में ट्रैवल कर रही है। मतलब ये है कि अगर आपका पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो वेव आपकी ऐसे ट्रैवल कर रही है, तभी तो नेट ऐसे आ रही है वेव निकल के। फिजिक्स पढ़िएगा भी जीवन में। अगर पार्टिकल ट्रैवल यहाँ कर रहा है तो, और वेव ऐसे ट्रैवल करे तो नेट क्या है, फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स ऐसा आएगा ना भाई। तो ये वेव आपकी होती है लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव। तो ये बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा टच कराया मैंने। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, पी वेव जो आपकी होती है वो पहले ट्रैवल करती है आपके पार्टिकल के। ठीक है, सबसे पहले अराइव होती है तो अपना स्पीड ज़्यादा होती है, डिस्ट्रक्शन कम करती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ सबसे पहले आ जाएगी, अबे भाई अगर आप एक मैराथन के अंदर कोई रेसर भाग रहा है, अगर वो पहले आ गया, पहले आके जीत गया, तो भाई वो तो बहुत अच्छा सिंसियर आदमी हुआ ना। तो वो तो डिस्ट्रक्शन नहीं, वो तो क्रिएशन है भाई, वो तो क्रिएटर है, वो डिस्ट्रक्शन थोड़ी है वो। तो जो सबसे पहले आ गया वो कम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। उसके अलावा ये भाई तीनों को, तीनों मीडियम में आपकी ट्रैवल करती है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर आपकी ट्रैवल करती है। ठीक है, ओके। एंड सॉलिड लिक्विड गैस में अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी, देन लिक्विड, देन गैस, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसे हम लोग कंप्रेशन वेव के नाम से भी जानते हैं, कंप्रेशनल वेव के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसमें दो चीज होती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। मैं आपको बताऊंगा अभी, एक मिनट बता ही देता हूँ ना, क्या बताऊंगा, सुनो। ठीक है, आपको यहाँ पर दो चीज दिखाई दे रही होगी। क्या दिख रहा है आपको? एक तो ये वाला खन्ना देखो ध्यान से, और एक ये वाला खन्ना देख लो ध्यान से। यहाँ पर आपको देखो कितने पास पास दिखाई दे रही है आपको लाइंस, पास पास लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब पता क्या है? ये कंप्रेशन है, यानी कि लाइन आपस में कंप्रेस हो रही है, यानी कि वेव आपस में कंप्रेस हो रही है। यहाँ पर लाइन दो दो दिखाई दे रही है, गैप बहुत ज्यादा है, इसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये होता है कंप्रेशन, यहाँ होगा कंप्रेशन, और यहाँ होगा आपका रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन मतलब वेव पास पास जा रही है, और रेयर फ्रैक्शन मतलब वेव दूर दूर जा रही है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कोई आपसे पूछे किसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, तो पी वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। एक और बात मैं आपको बताऊं, साउंड वेव भी ऐसी होती है, साउंड वेव भी ऐसी होती है। साउंड वेव भी आपकी ऐसे ही ट्रैवल कर रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल ही ट्रैवल कर रही होती है, उसमें भी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ही बन रहा होता है। तो ये आपकी पी वेव एनालॉग टू साउंड वेव भी होती है। तो कोई आपसे पूछे बता दियो भाई, आप नोट से पढ़ो यार, बाकी चीज छोड़ो। देखो, नोट से बोलते हैं भाई कि जो पी वेव आपकी होती है ना, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, और सबसे पहले आपके सरफेस पे आ जाती है, और रिकॉर्ड भी सबसे पहले हो जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ स्टेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था, सिस्मोग्राफ दिखाया था अभी। सबसे पहले पी वेव दिखी थी आपको, सबसे फास्ट ट्रैवल करती है और सबसे पहले आपके सरफेस के ऊपर आती है। दूसरी बात, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन वाला सीन यहाँ पर होता है, और ये आपकी पार्टिकल के पैरेलली ट्रैवल करती है, परपेंडिकुलरली ट्रैवल नहीं करती। अगला, कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शन आपका यहाँ पर बन रहा होता है, ये आपकी साउंड वेव की तरह ही होती है। मैं आपको बताया था, साउंड वेव भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, और साउंड वेव भी आपकी कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन फॉर्म करती है। तो पी वेव भी आपकी साउंड वेव की एनालॉगी होती है, साउंड वेव की तरह ही होती है। अगर ट्रैवलिंग की बात करूं भाई, ट्रैवल करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, सॉलिड में सबसे ज्यादा, और लिक्विड में फिर उससे कम, और गैस में सबसे कम, यानी कि स्पीड का आपका सीक्वेंस है, रेशियो है, याद रखियो। बात करूं एस वेव की भाई, तो एस वेव ना आपकी ट्रांसफर वेव, एस वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एस वेव का आपका दूसरा क्या नाम है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सबसे पहले आपकी पी वेव आपकी मतलब रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ के ऊपर, उसके पी वेव के बाद आपकी एस वेव आपकी रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ के ऊपर। ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूं भाई, ये ट्रैवल करते हैं खाली सॉलिड के अंदर, ये लिक्विड के और गैस के अंदर ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात करूं तो भाई ये परपेंडिकुलरली है ना प्रोपोगेट करती है। अगर पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं, है ना, अगर पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं तो ये ऐसे ट्रैवल करेगी, तो मतलब नेट, मतलब ये परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी, तो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेट मोशन क्या हो जाएगा वेव का, तो आपकी पी एस वेव ऐसे ट्रैवल करते हैं, और इस वेव को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। खत्म हो गई बात सारी। अच्छा नहीं, अभी खत्म नहीं हुई, अभी ये खत्म, सुनो। ये लाइट वेव आपने कभी देखी है? कहाँ देखोगे लाइट वेव आप, है हर चीज को भर रहे हैं, देखिए लाइट वेव जो आपकी होती है वो आपकी ऐसे ट्रैवल करते हैं जैसे आपकी एस वेव ट्रैवल कर रही है, यानी कि लाइट वेव आपकी परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं पार्टिकल के। तो अगर कोई पूछे भाई, यहाँ मुझे डाउट हो थोड़ा सा पर देख लूंगा मैं, कोई आपसे पूछे भाई कि साउंड वेव के एनालॉग कौन सी वेव होती है, तो आप बोलते हैं भाई पी वेव होती है। कोई आपसे पूछे कि भाई एस वेव के एनालॉग कौन सी वेव होती है, तो आप बोलते हैं भाई एस वेव होती है, अरे लाइट वेव होती है। और जैसे ही ऐसे ट्रैवल कर रही होती है ना, यहाँ पर दो चीज बनती है, एक तो ऊपर वाला पार्ट, एक बड़ा नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले के पार्ट को हम लोग बोलते हैं टफ,
और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ऐसे ही है ना, टफ क्रस्ट, क्रस्ट टफ, हाँ टफ और क्रस्ट, ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। यह आपकी पीओ ट्रैवल कर रही है, आप ध्यान से देखो भाई, प्यार से चेकआउट करें। कंप्रेशन बन रहा है या फ्रैक्शन बन रहा है, देखो भाई दिखाऊंगा। देख, ये कंप्रेशन है, यहाँ रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। तो ऐसे आपकी ट्रैवल करती है पी वेव। अब बात करते हैं भाई सैडोजोन की। सैडोजोन क्या होता है? अब मुझे एक बात बताओ, आपके अर्थ के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है, एक वेव ऐसी है जो कि आपके सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करती है। दूसरी वेव आपकी ऐसी वेव है जो कि खाली आपके सॉलिड में ट्रैवल करती है। तो आप दिमाग लगा के मुझे एक चीज का जवाब दो, कोई चीज अगर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर रही है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कंपैरेटिवली वो वेव के जो आपके खाली सॉलिड में ट्रैवल कर रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग तरीके की चीजें हमारे अर्थ के अंदर अवेलेबल है। कुछ चीज सॉलिड है, कुछ चीज सेमी सॉलिड है, कुछ चीज लिक्विड है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही होगी? दैट इज वो चीज जो तीनों में ट्रैवल कर रही है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस जो तीनों में ट्रैवल कर रही है, दैट इज प्राइमरी वेव, वो आपकी अर्थ के मेजर पार्ट में जा रही होगी। अब बात करते हैं सैडोजोन की। सैडोजोन क्या होता है? सैडोजोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर पी वेव और एस वेव डिटेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जहां पर जोन से भी जोन में अर्थ के पी वेव और एस वेव डिटेक्ट नहीं की जा सकती, उसे बोलते हैं आपका सैडोजोन। पी वेव का सैडोजोन और एस वेव का सैडोजोन अलग अलग होता है। क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। पी वेव आपकी सिंस सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करता है, मुझे दिमाग लगाओ, अगर कोई चीज सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करती है तो क्या वो मोस्टली पार्ट में जा रही होगी? हाँ भाई जा रही होगी। तो बहुत ही कम ऐसा इलाका होगा, अजीब घटी भाई, हाँ, बहुत ही कम ऐसा इलाका होगा जहां पर वो डिटेक्ट नहीं हो रही होगी। तो अगर बहुत ही कम ऐसा इलाका है तो भाई ऑब्वियसली बात है उसका शैडो जोन भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर दायरे की बात करूं कि भाई पी वेव का शैडो जोन का क्या दायरा होता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री आपका पी वेव का शैडो जोन का दायरा होता है। एस वेव सिंस आपकी ऐसी वेव होती है जो खाली सॉलिड में ट्रैवल करती है, सॉलिड में ट्रैवल करने के कारण इसका जो जोन है जहां पर ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती वो ज़्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली प्राइमरी वेव के। तो अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो एस वेव में आपका डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि वो डिटेक्ट हो सके। तो 105 डिग्री के बियॉन्ड जो होती है आपकी एस वेव, वो आपकी अनडिटेक्टेड होती है। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि शैडो जोन जो एस वेव का वो ज़्यादा हो जाएगा पी वेव से, क्योंकि पी वेव आपकी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर रही है और एस वेव आपकी जो है वो खाली सॉलिड में ट्रैवल कर रही है। तो जो दायरा है आपका शैडो जोन का वो एस वेव का ज़्यादा हो जाएगा और पी वेव का आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एस वेव डिटेक्ट नहीं हो पाएगी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद। ये आपकी पी वेव है, देखो देखो, अगर यहाँ से आपकी ट्रैवल होनी शुरू हुई वेव, तो ट्रैवल होगी होगी फैल रही है, देखो ट्रैवल हो रही है और फैल रही है ना। ये बस खाली ये जोन बना जहां पर जो है ना आपकी ये हो नहीं पाई, जहां पर पी वेव डिटेक्ट नहीं हो पाई, ये है वो जोन जहां पर आपकी पी वेव अब तक डिटेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। ऐसा क्यों है आपको बताता हूँ क्या रीजन है। रीजन ये है मेरे भाई, जैसे ही यहाँ से वेव निकलनी शुरू हुई तो आपकी अर्थ के इंटीरियर के अंदर रिफ्रैक्शन भी होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना जब आपने कभी बचपन में पढ़ा था, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही डेंसिटी चेंज होगी, जैसे ही मीडियम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, वैसे ही अपने आप को वेव वह वो रिफ्रैक्ट करती है, अपने आप के अपनी डायरेक्शन में डेविएट करती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर वेव जनरेट हो रही है और अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग मीडियम है, तो अलग अलग डेंसिटी में जब वो वेव जाएगी तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, अपने आप को रिफ्रैक्ट करेगी। इसीलिए कुछ पार्ट ऐसा बच जाता है जहां पर ये जो आपकी पी वेव है ये डिटेक्ट नहीं हो पाती। एस वेव का क्या हिसाब किताब है? एस वेव का हिसाब किताब है भाई, खाली क्रस्ट क्रस्ट में ये जो है ट्रैवल करेगी, है ना। उसके बाद तो ना तो लिक्विड में ट्रैवल करने से, ना इसे गैस में ट्रैवल करना। तो भाई अगर इसे ना तो लिक्विड ना गैस में ट्रैवल करना, तो इसका जो शैडो जोन है जहां पर ये डिटेक्ट नहीं हो सकती वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत सारा आपको शैडो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू पी वेव के। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। उस पॉइंट है, देखो याद करो भाई, याद करो रट लो क्या पॉइंट है। पॉइंट है भाई, रिक्टर स्केल जो आपकी मैग्नीट्यूड को मेजर करती है वो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। अच्छा, सिस्मिक ग्राफ, सिस्मिक ग्राफ एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपका कोई अर्थक्वेक अब तक हुआ ही नहीं है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में, अभी रिसेंट टाइम में कोई अर्थक्वेक वहां पर नहीं हुआ है।
तो ऐसे जोन को हम लोग सिस्मिक गैप बोलते हैं। अब तुम बोलोगे यार उत्तर प्रदेश में तो अर्थक्वेक होते ही नहीं है, तो क्या वो सिस्मिक गैप है? नहीं भाई, एक ऐसा इलाका जहां पर जनरली अर्थक्वेक होते होते हैं लेकिन हाल फिलहाल में वहां पर कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ, उसे हमने नाम दिया सिस्मिक गैप का। अगला आपका होता है होमोसीजमल लाइन। होमोसीजमल लाइन आपकी ऐसी लाइनें होती है जो कि अर्थक्वेक अकर एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पर दो जगह अर्थक्वेक हो रहा है और उस लाइन को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बन गई, उस लाइन को हमने नाम दिया होमोसीजमल लाइन। ठीक है भाई, ये इलाका अर्थक्वेक अगर हो गया है ना सेम टाइम पर, तो इस लाइन को हमने बोल दिया होमोसीजमल लाइन। खत्म। सवाल देखो भाई, इनमें से कौन सा जो है वो अर्थक्वेक के लिए सही है? द पॉइंट ऑन द अर्थ, पहला पढ़ो। द पॉइंट ऑन द अर्थ डायरेक्टली अबाउट द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। सही है भाई, सही हो गया। तो अर्थक्वेक जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव एंड रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ फोकस। सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव आपकी जनरेट होती है और वो आउटवर्ड अपने आप को रेडिएट करती है अर्थ के फोकस से। ठीक है। अगला, डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली कॉज मोर डैमेज कंपैरेटिवली शैलो फोकस अर्थक्वेक। भाई सोचने की बात है, अगर मानने की बात है ये आपका सरफेस हो गया, एक मिनट रुक जा, ये तो सही है दोनों, तीसरे के बारे में बात करते हैं। भाई अगर आपका ये सरफेस हो गया, एक तो मैंने अर्थक्वेक यहाँ से जनरेट कराया, एक तो मैंने अर्थक्वेक यहाँ जनरेट कराया, एक मैंने अर्थक्वेक यहाँ जनरेट कराया, तो ये तो आपका डीप अर्थक्वेक है, ये आपका शैलो फोकस है। ये डीप फोकस है, आपका शैलो फोकस है। आप मुझे एक बात बताओ, जो डीप फोकस है वहां से जब वेव जनरेट होनी शुरू होगी तो यहाँ तक सरफेस पे आते आते तक तो वो कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो भाई वो डिस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट कर देगा? और जो फोकस शैलो है, जो फोकस पास में है, तो वहां से जो वेव जनरेट हो रही है बहुत जल्दी सरफेस पे आ जाएगी, वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो शैलो फोकस वाला ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और डीप फोकस वाला कम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। स्टेटमेंट में उल्टा दे दिया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है इसका। इनमें से कौन सा प्राइमरी वेव के लिए गलत है? कौन सा गलत है भाई? सारे गलत है क्या? नहीं। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव सही है। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम गलत है भाई, मतलब गलत नहीं, ये सही है, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, खाली सॉलिड में नहीं। पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक वेव, जहां से ओरिजिन होता है, दैट इज फोकस। आगे बढ़ो, फोकस ऑप्शन बी। अर्थक्वेक वेव के बारे में कुछ बातें। प्राइमरी या ट्रांसफर्स वेव, प्राइमरी तो भाई लॉन्गिट्यूडनल होती है यार, प्राइमरी तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, गलत हो गया। प्राइमरी वेव आपकी फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। हाँ जी, सबसे पहले प्राइमरी वेव ही आपकी अर्थ पे सॉरी अराइव करती है। तीसरा आपके शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव। तो एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा लार्ज होता है कंपैरेटिवली पी वेव का। बिल्कुल सही है भाई, एस जोन का शैडो जोन बड़ा होता है, क्योंकि एस वेव आपकी खाली सॉलिड में ट्रैवल करती है, तो एस वेव का शैडो जोन भी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सी करेक्ट है भाई। तो खत्म आपका अर्थक्वेक क्लास। 28 मिनट या कुछ नहीं है बड़ी, तो ठीक है, क्लास आपका खत्म अर्थक्वेक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग वेरी क्लियरली। चीज़ें समझ में आई होगी भाई, नोट्स बनाए होगे, कुछ नहीं करना, एक बार शाम को बैठोगे तो चीज़ों को पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। एंड जो भी नोट्स, बस पॉइंटर्स बनाओ, ज़्यादा कुछ लंबे लिखो मत नोट्स को, जैसे मैंने पॉइंटर्स यहाँ बना के दे रखे हैं वैसे पॉइंटर्स बनाओ। तैयारी करो, करना बड़ा पेपर नहीं है, मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो निकाल पाओगे। ठीक है, और जो भी कुछ दिक्कतें हैं यू कैन शेयर विद मी एज वेल। ठीक है, बाकी रेक्टिफाई कर लेंगे आपस में बैठ के। ठीक है भाई, तो ख्याल रखो सारे भाई अपना। थैंक यू एवरीबॉडी।